नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट। क्या भीड़ तंत्र और धमकी तंत्र के बहाने लोकतंत्र को चुनौती दी जा रही है? भड़काऊ सियासत के सबसे बड़े सूरमा असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि कृषि कानून की तरह सीए को भी अब रद्द कर दिया जाए, नहीं तो उत्तर प्रदेश को हम शाहीन बाग बना देंगे। यानी खुल्लम खुल्ला धमकी। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर पर भी अपना फैसला बदल ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों कृषि सुधार कानून रद्द करने का ऐलान कर दिया था। यानी देश हित को सर्वोपरि रखा था, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा था। पूरा का पूरा भड़काऊ तंत्र अपना अपना एजेंडा लेकर मैदान में इस समय कूद पड़ा है। और ओवैसी ने सिर्फ शाहीन बाग वाली धमकी नहीं दी है, मुस्लिम समुदाय को उकसाते हुए वो कह रहे हैं कि उठो जागो, आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जीना और मरना तो अल्लाह के हाथ में है। आखिर ओवैसी करना क्या चाहते हैं, करवाना क्या चाहते हैं? मौलाना अरशद मदनी भी ओवैसी के सुर में सुर मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे दबाव में आकर कृषि कानून वापस लिया गया, वैसे ही सीए पर भी फैसला हो। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सड़कें घेरकर संविधान को चुनौती देने की साजिश हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लोकतंत्र को धमकी तंत्र की चुनौती। याद करिए, इस देश के अंदर बार बार कहा जाता है कि लोकतंत्र के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, लेकिन यही लोग लोकतंत्र के नाम पर उसको ढाल बनाकर धमकी का खुल्लम खुल्ला खेल खेलते हैं और उकसाते हैं। जिस तरह आपने किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। उठो जागो, जागो, अगर तुम आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जीना और मरना तो अल्लाह के हाथ में है। ये मुसलमानों के सिलसिले के अंदर भी इस बिल को वापस लिया जाए जो वो बना रहे हैं। किसानों का कानून वापस हो सकता है तो CAA का कानून क्यों वापस नहीं हो सकता? भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी दोनों मिले और वो एक दूसरे को मदद करने के लिए ही अपनी बात कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शायद सरकार इस पर विचार करेगी और CAA NRC से संबंधित जो कानून नए पास किए गए हैं उनको सरकार फौरन वापस लेगी। तो अब वक्त है आर पार के विश्लेषण का। शाहीन बाग वाली मानसिकता और सोच का विश्लेषण सुनिए। मैं एक एक करके आपको तमाम पॉइंट्स को बताऊंगा। भ्रम फैलाओ और लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काओ, ये सोच की मानसिकता है। लोगों को उकसाकर सियासी मकसद पूरा करने का एजेंडा। यानी अब नहीं जागे तो कब जागोगे? मरना और जीना तो अल्लाह के हाथ में है। ओवैसी भाईजान तो यही कह रहे हैं। सरकार पर दबाव के लिए शहरों को बंधक बनाने की अपील है और उसको चाल है। संसद की जगह सड़क पर कानून बनाने वाली सोच को हवा है। क्या, मेरा आखिरी पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि क्या शाहीन बाग वाली सोच देश में अस्थिरता लाना चाहती है? यानी आप सोचिए, ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों जागो, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? मरना और जीना तो अल्लाह के हाथ में है। इस लाइन में बहुत कुछ है, इस लाइन में ही सब कुछ छुपा हुआ है कि आखिरकार कितनी बड़ी अस्थिरता लाने की कोशिश है देश के अंदर। अगर देश के प्रधानमंत्री ने देश हित में, राष्ट्र हित में कोई बड़ा फैसला लिया है, उसके मायने ये है कि 370 हटा दो, CA हटा दो, कहानी को आगे बढ़ा दो। यानी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं लेकिन धमकी तंत्र से काम चलाते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी है, बीजेपी के
राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद। मेरे साथ इस चर्चा में अतीकुर रहमान जुड़ रहे हैं, जाने माने मुस्लिम चिंतक मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र मलिक, प्रवक्ता किसान यूनियन के, आपका भी अभिनंदन है सर। मेरे साथ रिजवान अहमद है इस चर्चा में, उनका भी अभिनंदन है। मैं धर्मेंद्र मलिक आप ही से शुरुआत करता हूं। राष्ट्रहित में जो बात राकेश टिकैत साहब भी कह रहे हैं, जो बात भारतीय किसान यूनियन भी कह रहे हैं कि राष्ट्रहित में यह फैसला लिया है, अगर प्रधानमंत्री ने लिया, हम भी ये बात कह रहे हैं कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए यह फैसला लिया गया, लेकिन इस फैसले के बाद भी आप नहीं मान रहे, तो नजीर क्या बन रही है? लेकिन दूसरी तरफ ओवैसी और महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि अब सीए और 370 को भी बदल दे मोदी सरकार। बोलिए धर्मेंद्र मलिक। नहीं, देखिए, हमारा मसला जो था, हमारा कृषि का मसला था। जिस दिन कानून लाए गए थे उस दिन भी राष्ट्रहित बताया गया था, जिस दिन वापस लिए गए हैं आज भी राष्ट्रहित है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि चलो सबके भले के लिए है, जो प्रधानमंत्री जी ने किया उसका स्वागत है, धन्यवाद है। और एक छोटी सी बात है, बातचीत होगी, निपट जाएगी, कि एमएसपी को गारंटी कानून बनाना है। क्योंकि देखिए इस केस में हमारे साथ हुआ क्या कि हम मांग रहे थे गाय और दे दी भैंस, हमने भैंस वापस कर दी, फिर गाय मिल गई जी, गाय नहीं मिली अभी। तो देखिए एमएसपी का सवाल था किसान। लेकिन आपने असाउद्दीन ओवैसी को भी सुना, जो बाइट हमने प्ले करी, उन्होंने बोला कि मुसलमानों जागो, आप नहीं जागोगे तो कब जागोगे? क्या आपको लगता है ये ठीक लाइन है धर्मेंद्र मलिक? नहीं, देखिए उनका तो राजनीतिक एजेंडा है और किसी न किसी बात के बहाने लाभ लेने का प्रयास है, लाभ लेने का प्रयास, जो पॉलिटिकल एजेंडा होता है वो सरकारें क्यों मानेंगी? हम तो कोई राजनीतिक आदमी है नहीं जी सर, वो तो राजनीतिक दल के एक अध्यक्ष हैं और वो ध्रुवीकरण चाहते हैं, ध्रुवीकरण के माध्यम से वोट चाहते हैं। तो हमें वोट नहीं चाहिए, हम तो किसान के नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। किसान के इश्यूज थे, कुछ इश्यू खत्म हो गए, कुछ और हो जाएंगे और उम्मीद है कि जल्दी सब मुद्दों का समाधान होगा। चलिए मैं अब रुक करता हूं वारिस पठान का। वारिस पठान, मैं ये लाइन पढ़ता हूं, ये लाइन है, जैसे कृषि कानून वापस लिए वैसे ही सीए भी वापस लिया जाना चाहिए। अगर एनपीआर और एनआरसी आया तो हम फिर सड़क पर उतरेंगे, यूपी में भी शाहीन बाग बना देंगे। मुसलमान अब नहीं जागे तो कब जागेंगे? मरना और जीना तो अल्लाह के हाथ में है। इसके मायने क्या है? वारिस पठान। देखिए अमीश भाई, मैं दो बात बताऊंगा यहाँ पर आपके माध्यम से। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के बहादुर किसान भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करूंगा कि वो डटे रहे। उन पर लाख इल्जाम लगा दिए खालिस्तानियों का, आतंकवादियों का, मगर वो डटे रहे क्योंकि जो असंवैधानिक बिल था वो असंवैधानिक ही था और मोदी को आना पड़ा, घुटने टेकने पड़े और तीनों कृषि कानून को वापस लिया। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, सत्य में वह जयते। ये जीत है डेमोक्रेसी की, संविधान की, और ये हार है एग्रेशन की और ईगो की हार है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। अब दूसरी बात, जिस तरह से कृषि कानून को वापस लिया, इसी तरह से असंवैधानिक कानून है ये सीए एनआरसी का। हम तो कब से बोलते आ रहे, इसको भी हम डिमांड करते हैं कि मोदी सरकार फौरी तौर से तीनों जो बिल आए हैं एनआरसी, डिमांड तो मैंने असद ओवैसी साहब की सुन ली, डिमांड बैरिस्टर असद ओवैसी की डिमांड मैंने सुन ली। मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं, मुसलमान अब नहीं जागे तो कब जागेंगे? मरना और जीना तो अल्लाह के हाथ में है। यह उकसाने वाला बयान है कि नहीं है? कोई उकसाने वाला नहीं। हम तो जिस दिन से यूपी में गए हम तो बोल रहे कि हम आए बीजेपी को हराने के लिए और योगी को इस मर्तबा चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। हमने मुसलमानों को कहा कि जाटों का नेता है, यादवों का नेता है, सबका नेता है। आपका कोई नेता है? नहीं है। तो क्यों नाम आपके अंदर से नेता बनाने आए हैं? तो क्या गलत है? अब नहीं जाके 70 साल से मरना और जीना तो अल्लाह के हाथ में है। मुसलमान उठो और जागो, इसका मतलब क्या है? तो क्या आपका ईमान ये नहीं बोलता कि जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है? क्या आपको लगता है आपके हाथ में है? जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, भगवान के हाथ में, ईश्वर के हाथ में। तो हम यही बोल रहे हैं ना कि 70 साल से जो नाम मैं ये बोलूं कि लोग सड़क पे उतरे, मैं ये बोलूं लोग सड़क पे उतरे, सड़कें जाम करे, शाहीन बाग बनवाए, अपना कानून वापस ले, मरना और जीना तो अल्लाह के हाथ में है। ये सामान्य बात नहीं है, ये सामान्य बात नहीं है। ये संविधान है, ये संविधान है। सुनो, ये संविधान है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ, अल्लाह के हाथ में है। कानून सड़क पे बनाया जाए, ये संविधान सुनो तो सही जी। सुनाइए भाई, थोड़ा सा सुन लेंगे, आपके एजेंडा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 सेकंड सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 40 सेकंड दे रहा हूं, सब समझती है। सुनिए,
संविधान ने मुझे इजाजत दिया है कि अगर मैं सरकार की नीति से, सरकार के बनाए हुए कानून से संतुष्ट नहीं हूं जो असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान का इजाजत नहीं देता कि रिलीजन के बेसिस के ऊपर आप कानून बनाए, तो मुझे पूरा अधिकार है कि मैं पीसफुल वे में आंदोलन करूं, अपनी मांगों को मनवाऊं, जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने मनवाया। उसी तरह हम चाहते हैं कि सीए एनआरसी का भी कानून वापस लिया जाए और अब आंदोलन करके संविधान के दायरे में कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? चलो बताओ क्या गलत कर रहे हैं? हम वायलेंस का तो खंडन करते हैं, वायलेंस नहीं होना चाहिए, हर तरह के वायलेंस का हम सख्त से खंडन करते हैं, मगर हाँ, संविधान के दायरे में हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं अमीश भाई, हमको अधिकार है अपनी बात रखने का। तो जिस तरह किसानों के बिल वापस हो गए, उसी तरह सीए एनआरसी का भी कानून रिजवान वापस अहमद ले लेना चाहिए सरकार को, वरना शाहीन बाग का आंदोलन था चालू रहेगा। ठीक है रिजवान अहमद, ये कानून के दायरे में है और ये कानून के दायरे के अंदर, आप पेशे से वकील भी हैं, ये कानून के दायरे में ही बात की गई है कि जीना और मरना तो अल्लाह के हाथ में है और कानून वापस कराने के लिए सड़क पे उतरो। अब नहीं उतरोगे तो कब उतरोगे? अब नहीं उठोगे तो कब उठोगे? अमीश भाई शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, दो तरह के गिद्ध होते हैं। एक होता है जो मरने के बाद जानवर को खाना शुरू करता है, एक मरने से पहले ही खाना शुरू कर देता है। तो ओवैसी इसी तरह का गिद्ध है जो अधमरे मुसलमानों के दम पर अपना पेट भर रहा है राजनीति का। पहली बात। क्यों? दूसरी बात, अभी जिसने बोला कि संविधान के दायरे में, अब उनको बोलने दीजिए रिजवान साहब। सुन लो, संविधान के दायरे में, तो इसका जवाब यह है कि सीएए का भारत के मुसलमान से कोई लेना देना ही नहीं है। 6 मुल्कों के गैर मुसलमानों से लेना देना है जिनको इस्लाम के नाम पर सताया गया है। अगर संविधान की बात करनी है तो हिंदुस्तान के मुसलमान के बारे में बात करो। बांग्लादेशी और रोहिंग्या पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। पहली बात। तीसरी बात कि किसान आंदोलन ने जो भी विरोध किया, किसान भाइयों ने विरोध किया, वो एक कानून का विरोध किया जो कानून समाज में आ चुका था, पार्लियामेंट से पास हो चुका था, राष्ट्रपति से पास हो चुका था। अमीश भाई, ये वारिस पठान अपने आप को अधिवक्ता बोलता है, जरा इससे पूछिए कि एनआरसी कानून कहां है? क्या इसने एनआरसी कानून पढ़ा है? क्या एनआरसी कानून पार्लियामेंट से पास हो गया है? क्या राष्ट्रपति ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं? जब तक कानून पार्लियामेंट से पास नहीं होगा, संवैधानिक दृष्टि से वो कानून माना नहीं जाता। तो ये कौन से एनआरसी की बात कर रहा है वापस लेने के लिए? इसीलिए मैं इन लोगों को जाहिल बोलता हूं, तो आप लोग मुझ पर नाराज होते हैं। वारिस पठान जवाब, ये जाहिलों वाली बात है। सबसे बड़ा जाहिल रिजवान है, जिसको कुछ पता ही नहीं है। इसी तरह के लॉलीपॉप दिए गए थे हमारे किसान भाइयों को एमएसपी के टाइम कि नहीं, ये किसानों के हक में है। हंसो, मक्कारी की हंसी पब्लिक देख रही है। सीए की बात करो। सीए का भारत से कोई लेना देना नहीं है। सुन किसान को भी, किसान भाइयों को भी इसी तरह का लॉलीपॉप दिया गया कि किसानों के हित का है ये कृषि कानून, किसानों को बहुत फायदा होगा। रात दिन भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के लीडर और ये भाजपा के दलाल आके यही बोलते थे कि ये कानून किसानों के फायदे का है। कैसा वापस लिया? मेरी बात का जवाब नहीं होगा, मुझे मालूम है। एक करके मेरा निवेदन मानिए, मैं हम्बल सबमिशन एक करके सब अपनी बात को रखे। रिजवान अभी वारिस बोल ले, अभी वारिस 40 सेकंड बोल ले, फिर मैं आपको 40 सेकंड मौका दूंगा, फिर मैं सुधांशु त्रिवेदी और अतिकुर रहमान के पास भी चलूंगा। ओके, पहले वारिस पठान 40 सेकंड आप बोल लें। देखिए, जो चीज संविधान बोलता है कि रिलीजन की बुनियाद के ऊपर आप कानून नहीं बना सकते, ठीक है, वो संवैधानिक है। हमारी लड़ाई है कि असंवैधानिक जो कायदा कानून है एनआरसीसीए का, उसको आप वापस दे लो, जिस तरह आपने कृषि कानून को वापस दे दिया। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? क्या गलत बोल रहा हूं? चलो बताओ। लोकसभा में पास कर दिया, राज्यसभा के अंदर पास कर दिया, बैड लॉ है, ब्लैक लॉ है, उसको वापस देना चाहिए। रिजवान अहमद जवाब। मैं हंसूंगा। रिजवान अहमद जवाब बोलिए। रिजवान, हमें क्या जवाब देंगे? हमें ये क्या जवाब देगा?
जो वारिस साहब ने कहा, जो अमीश भाई, बोलिए बोलूं, जो वारिस पठान ने बोला, बोलो क्या बोलेगा, भारत में संविधान में मजहब और धर्म के आधार पर कानून नहीं बन सकता, बिल्कुल सही बोला। तो वारिस पठान सबसे पहले उसी संविधान के चलते, उसी संविधान की कसम खाकर शरीयत से तौबा करो, फिर इस देश में शरीयत भी नहीं हो सकती, क्योंकि शरीयत मजहब पर आधारित है। शरीयत से तौबा करो, फिर आगे बोलो। मैं संविधान की बात कर रहा हूं, मैं शरीयत की बात कर रहे हैं, मैं संविधान की किताब लेके बैठा हूं, मैं कानून की बात कर रहा हूं। ये शरीयत में चले गए, ये सऊदी में चले गए, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। अब इनको क्या जवाब देंगे? अरे भाई, अरे अमीश भाई, मुझे मेरे सामने किसी अच्छे को लाओ, समझदार करो, इसको लेके शरीयत से तौबा करो, क्योंकि शरीयत भी मजहब के किससे क्या करना मुझे मालूम है। शरीयत से तौबा करो। तुमसे सीखना नहीं है शरीयत क्या है, कायदा कानून क्या है। मुझे शरीयत तुमसे सीखना नहीं है, कायदा क्या है, कानून क्या है, मुझे सीखना नहीं है बेटा रिजवान। दूसरे को सिखाओ बेटा, दूसरे को सिखाओ, जाओ। मैं तो संविधान लेके बैठा हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। आप बीजेपी के तलवे चाट लो, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भाई। अरे सब कुछ नहीं, अरे तुम तौबा करोगे, तुम वारिस पठान के सामने बैठ गए, तुम्हारी खिल्ली उड़ रही है हर जगह, ट्विटर पे जरा देख ले, सब हंस रहे हैं। शरीयत से तौबा करो, फिर शरीयत से तौबा करो। बिठा देता अमीश भाई आर्टिकल 44 का अरे तुम तौबा कर लो, यूसीसी लेके आओ, फिर नमाज पढ़ो, तौबा कर लो। मैं मुसलमानों के खिलाफ इतना सुधांशु त्रिवेदी को लेकर आता हूं। सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ जहर उगलना बंद करो, लेकिन तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम बहरूपिये हो। मैं सुधांशु त्रिवेदी को लेकर आता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, तुम बहरूपिये हो। सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रहित के अंदर कानून वापस हुए, जो बीजेपी कह रही है कि हमने राष्ट्रहित में ये कानून वापस करे, लेकिन अब ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमान सड़क पे उतर जाएं, अगर अब नहीं उतरेंगे तो कब उतरेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर उसको शाहीन बाग बना देंगे। अगर वो कानून वापस करना राष्ट्रहित है तो सीए का कानून भी वापस करना राष्ट्रहित होगा। अब बताइए क्या करेंगे? देखिए, पहली बात मैं कहूंगा, किसानों के कानून और सीए एनआरसी में किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि जो कृषि कानून आए थे उन्होंने किसानों की जो वर्तमान प्रक्रिया और लेकिन उनको रास्ता मिल गया। सुधांशु जी, माफी के साथ मैं बोल रहा हूं, उनको रास्ता मिल गया ना कि एक बार ये चीज वापस हो सकती है तो दूसरी भी वापस हो सकती है, एज सिंपल एज दैट। नहीं, मैं इस पे आ रहा हूं अमीश जी। देखिए, ये किसानों की वर्तमान प्रक्रिया में एक परिवर्तन था, जो संशोधन था, परंतु एक वर्ग किसानों का था जिसको लगा कि यह सही नहीं है, इसलिए उदारता का परिचय देते हुए किया, पर उनकी प्रक्रिया में चेंज तो हो रहा था। सीएनआरसी में मुसलमान तो छोड़िए, किसी भारतीय नागरिक की स्थिति और प्रक्रिया में कोई परिवर्तन है ही नहीं। तो भाई, जब कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो डिमांड का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात, इसमें सिर्फ विदेश के लोगों के बारे में चर्चा है, देश के अंदर के बारे की कोई चर्चा ही नहीं है। अब तीसरी बात, मैं सैद्धांतिक पे आता हूं, इसमें मुस्लिम शब्द कहां से आया भाई? हमने तो उसमें 5-6 धर्मों का नाम लिया है, और मैं एलानिया कहता हूं कि जब यह देश विभाजित हुआ तो भारत के, अविभाजित भारत के जो हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई थे, वो जिन्ना के पाकिस्तान के साथ नहीं थे, वो गांधी। देखिए, ये ब्रॉडर, सुधांशु बिल्कुल, ये सीएनआरसी के ऊपर मैं अच्छा डिबेट कर चुका हूं, लेकिन ब्रॉडर टॉपिक ये है कि अब लोकतंत्र के ऊपर धमकी तंत्र हावी है, यानी किसान आंदोलन पे धमकी मिली तो कानून वापस हो गया। अब इनको लग रहा है कि जब वो धमकी की किसानों का कानून वापस हो सकता है तो सीए क्यों नहीं वापस हो सकता? अब महबूबा मुफ्ती के लिए 370 भी वापस कर लीजिए, क्या करिएगा? अब एक मिनट में नहीं, ये तो फिर उन लोगों की क्या गलती है जो लोकतंत्र पे भरोसा कर रहे हैं, जो लोकतंत्र पे भरोसा कर रहे हैं। धमकी तंत्र वाले ज्यादा मजबूत है इस देश के अंदर। इसका मतलब वो अपना मनचा कानून बनवा लेते हैं, जैसा उनको करना होता है वो कर देती है सरकार। हाँ अमीर जी, जो ओवैसी की धमकी है उसे धमकी कहें, भभकी कहें, घुड़की कहें, ये तो आदतन है, फितरतन है, शरारतन है। 15 करोड़ बनाम 100 करोड़, पर उन्होंने देख लिया ना किसानों के साथ ऐसा होता हुआ। माफ करिए सुधांशु जी, उन्होंने देख लिया किसानों के मामले में सरकार पीछे हट गई, बेशक राष्ट्र में पीछे हट गई, लेकिन उन्होंने एक बार ही एक स्वाद चख लिया। अब कैसे बदलेगा ये स्वाद? कहते खून एक बार मुंह में लग जाता तो नहीं रुकता। वो बात यदि
अरे भाई, अगर वो ये मान रहे हैं कि सीए एनआरसी में पड़ोसी मुल्क के प्रताड़ित लोगों को दिया गया और मुसलमानों को भी उसमें शामिल होना चाहिए, तो मैं वारिस पठान साहब से कहना चाहूंगा, ओवैसी और जमाते इस्लामी के जितने भी लोग बोलना चाहते हैं, वो ये पहले तो इन बयानों के लिए माफी मांग ले कि मोदी जी के हिंदुस्तान में मुसलमानों में भय है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं पड़ोसी मुल्कों से ज्यादा शांति है। दूसरा, वो ये कहें कि पड़ोसी मुल्क चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, जहां पाक सरजमी है, जहां दामने रहमत की सरजमी है, जहां परचमे हिलाल का झंडा है, वहां मुस्लिम महफूज नहीं है, मोदी के हिंदुस्तान में महफूज है, इसे उसे पनाह चाहिए। एक बार ये कहिए, तब हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, वरना दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। एक बयान विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, या तो कहिए हिंदुस्तान में डर लगता है। मैं अतिकुर रहमान का रुख कर रहा हूं, वो भी अतिकुर रहमान। आखिर में एक बात और कह दूं, वारिस पठान साहब, आपके मुंह से एक वाक्य निकल गया, सत्यमेव जयते। आपको पता है ये कहां का है? ये मुंडकोपनिषद का है, हिंदू धर्म ग्रंथ का, और संविधान में भी लिखा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहीं ऐसा ना हो गणपत बप्पा मौर्य की तरह माफी मांगनी पड़ जाए, अभी मजलिस वाले मातम कुर्सी शुरू कर दें आपकी, इसलिए सोच लीजिएगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। डेमोक्रेसी की, संविधान की जीत हुई है, और मोदी ये बड़ा अच्छा तरीका है संविधान की बात करके धमकी देना, संविधान की बात करके लोगों को सड़कों पे बात करने की बात करना। अतिकुर रहमान, आप भी संविधान को बड़ा मानते हैं, तो आपको भी ओवैसी साहब की बात ठीक लग रही होगी, जायज लग रही होगी, नाजायज तो नहीं कह रहे ओवैसी साहब। मुसलमान अब नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? मरना और जीना तो अल्लाह के हाथ में है। जी अमीश भाई, जागरूकता कौन नहीं चाहता जी? क्या आप जर्नलिज्म के अंदर जागरूकता नहीं चाहते? क्या सुधांशु जी बीजेपी के अंदर अपने हिंदुत्ववादियों के अंदर जागरूकता नहीं डालना चाहते? क्या हम जागरूक नहीं होना चाहते? तो छोटी सी बात है, अगर ओवैसी साहब ने कहा कि जाग जाओ, और उस जागरूकता से इतनी परेशानी हो रही है, जाग जाओ, तो सड़क पे उतर जाओ। समझना चाहिए जिन लोगों को परेशानी हो रही है क्यों हो रही है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जब तक के आपने आंदोलन की बात की, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, जब तक के पार्लियामेंट के अंदर ब्रूट मेजॉरिटी अपनी ब्रूटनेस दिखाता रहेगा, तब तक के जन आंदोलन होता रहेगा, लोग सड़क पर आते रहेंगे। संविधान का रास्ता दिखाना हमारा काम है इस ब्रूट मेजॉरिटी को। और अब तो ये बिल्कुल पुख्ता हो गया है कि बीजेपी और मोदी सरकार कोई काम करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रूट मेजॉरिटी की बुनियाद पे करती है। देश की भलाई के लिए उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, किसान भाइयों ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है कि ऐसे ऊंट को पहाड़ के नीचे किस तरह से लाया जाता है। और यही हमारी आप रिक्वेस्ट है, अगर इस ऊंट को समझ में आता है तो अच्छी बात है, लेकिन पहाड़ का सामना तो इनको करना पड़ेगा। किस तरह के पहाड़ की बात कर रहे हैं आप? रिजवान कुछ कहना चाह रहे हैं। रिजवान, अच्छा 40 सेकंड का रिबटल अलाउड है। रिजवान ये कह रहे हैं ऊंट को पहाड़ के नीचे तो आना ही पड़ेगा। ऐसा है अमीश भाई, 2-3 बात। एक तो किसान आंदोलन का ये जो कानून था, ये क्या वापस हो गया? किसान आंदोलन के चलते तो मेंढकियों को जुकाम हो गया, पहली बात। अतीकुर रहमान ने कहा कि ओवैसी साहब कह रहे हैं जाग जाओ। अमीश भाई, जो कौम ट्रिपल तलाक जैसे कानून का विरोध करे वो कौम कभी नहीं जाग सकती। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, सुधांशु भाई ने कहा कि वारिस पठान को माफी मांगनी पड़ेगी। सुधांशु भाई, गणपति बप्पा मौर्य बोल के इसी वारिस पठान ने माफी मांगी थी, क्या भूल गए? और तीसरी बात, सुधांशु त्रिवेदी जी की आगे बढ़ाते हुए जो उन्होंने कहा कि पहले ये बात अपने मुंह से बोलो कि मोदी का भारत सुरक्षित है, तो सभी से ये बोलना चाहता हूं कि अगर तुम ये बोलते हो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मुस्लिम हिंदुस्तान में आने दिए जाएं, तो सबसे पहले ये बोलो कि दरुल इस्लाम खत्म हो गया, उसके बाद ये बोलो कि उम्मत खत्म हो गई, उसके बाद ये बोलो कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह झूठा नारा है, उसके बाद ये बोलो कि अल्लाह और नबी की अब कोई शान नहीं रह गई, उसके बाद हिंदुस्तान में आने की इजाजत मांगो नरेंद्र मोदी से,
तो फिर हम भी सोचेंगे कि तुम्हारा समर्थन किया जाए या ना किया जाए। अतिकुर रहमान। सुधांशु जी की बात को मैं हमेशा जो सेंटेंस ये रिपीट करते हैं उससे मैं शुरू करूंगा कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। सुधांशु जी आप क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। रिजवान की बात के जवाब। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर CAA फॉलोड बाय NRC नहीं कहा था। ये तमाम कंट्रोवर्सी यहीं के यहीं दफन हो जाएगी। आप में हिम्मत है तो बताइए CAA फॉलोड बाय NRC नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं है। सारी ठीक है, सुधांशु जी सवाल है, सुधांशु जवाब दें। चलिए आपकी बारी है सुधांशु जी। सुधांशु त्रिवेदी जवाब। रिजवान भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सुधांशु पहले आप जवाब साहब शायद आपने देखा नहीं। हाँ सुनिए, देखिए मैं अतिकुर रहमान जी की बात का बिल्कुल टेक्निकल आंसर दे रहा हूं, फैक्चुअल आंसर दे रहा हूं। CAA NRC पे जिस समय दिल्ली के दंगों के ऊपर डिबेट हुई, राज्यसभा में वह विषय हमने शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उस समय नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद साहब ने जब गृह मंत्री जी ने अपना फाइनल वक्तव्य दिया तो उन्होंने कहा कि NRC का तो अभी किसी प्रकार का कोई प्रारूप ही नहीं बना है। तो गुलाम नबी आजाद साहब ने खड़े होकर पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि अभी NRC का कोई प्रारूप नहीं बना है, इसलिए अभी कुछ नहीं होने वाला है। अमित शाह जी ने बतौर गृह मंत्री का हां, तो नेता प्रतिपक्ष का ऑन रिकॉर्ड है, जाके RTI लगा के या आप सीधे वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, यदि गृह मंत्री ने यह फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि NRC का तो अभी कोई प्रारूप बना ही नहीं है, यदि प्रारूप बनेगा तब हम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करेंगे, प्रारूप नहीं बना तो मैं इनकी बात यकीन करते हुए अपनी बात वापस लेता हूं। अब बताइए साहब, जाके चेक कर लीजिए प्रोसीडिंग इन द हाउस मार्च 2020। ठीक है अतीक 30 सेकंड, अतीक 30 सेकंड, देन धर्मेंद्र मलिक एंड रिजवान। मुझे तो वारिस भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए बात बिल्कुल साफ हो गई कि कभी भी NRC का कानून ये प्लेस करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, यानी CAA फॉलोड बाय NRC। आसाम के अंदर पूरी कोशिश इन्होंने की, NRC फेल हो गया, उसके बावजूद पूरी इंडिया पे लागू करने के लिए तैयार बैठे हैं। इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, हर शहर के अंदर शाहीन बाग होगा, ये हमारा आश्वासन है आपको। ठीक है ओके। रिजवान 30 सेकंड, रिजवान 30 सेकंड, देन वारिस पठान एंड देन धर्मेंद्र मलिक। अमीश भाई 145 पिटीशन पड़ी थी NRC के विरोध सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो 19 असम पर है उनको अलग कर दीजिए, क्योंकि असम की NRC डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में है और भारत की अलग है। गवर्नमेंट ने इस बात का एहतराम किया और कहा यस, असम की कंडीशंस पूरे भारत पर लागू नहीं होंगी। यह बात तभी मेरे मुंह से एक जाहिल वर्ड निकलता है, ये इन लोगों को बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब तक मुसलमान का खून इनकी शेरवानी से नहीं लगेगा, इन लोगों के कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचेगी। ये अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे और मरेगा आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, रिक्शे तांगे वाला मुसलमान। और ये जो कहते हैं कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, ये अपने घरों में सिक्योरिटी के साथ बैठे रहेंगे और ड्राइंग रूम में बैठ के बयानबाजी करते रहेंगे, और मर रहा होगा गरीब मुसलमान, गरीब हिंदू। जी वारिस पठान, जो बयान दिया वो उत्तेजना वाला इसलिए है क्योंकि उसमें यह कहा जा रहा है कि देखिए अब नहीं उतरे तो वो एक तरह से धमकी है और एक तरह से उत्तेजना है। क्या आपको लगता नहीं है कि इससे एनआरकी बढ़ेगी? नहीं, देखिए अमीश भाई, दो बातें मैं जरा सुधांशु भाई को भी बोलना चाहूंगा। उनको डायलॉगबाजी बहुत पसंद है। मैं बताऊंगा कि हमारे देश के किसानों ने एक डायलॉग को सिद्ध कर दिया कि दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए, सरकार है झुकती है झुकाने वाला चाहिए। अगर हम नॉन वायलेंस रीत से पीसफुल प्रोटेस्ट करें तो सरकार को भी अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। अब एक और हंसा। अब बात नंबर 2, सुधांशु भाई आपने कहा आसाम की बात, तो आसाम में किस तरह का हुआ था एनआरसी? करोड़ों रुपया टैक्स पेयर का खर्चा कर दिया आपने और क्या निकला? खोदा पहाड़ निकला चूहा। किसानों को भी यही लॉलीपॉप आपने दिया था कि एमएसपी का जो ये कानून है, कृषि कानून, बहुत फायदेमंद है आपके लिए, इससे बहुत किसानों को फायदा हो जाएगा। फिर क्या हो गया? आपको कानून वापस देना पड़ा। यही आप बोल रहे हो कि एनआरसी सीएए से देश के मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हमको मालूम है कि भाई जो फर्क पड़ेगा। क्या वो तर्कसंगत है? क्या वो संविधान के दायरे में है जो ओवैसी साहब बोल रहे हैं, जिसमें ललकारने की बात है, जिसमें उकसाने की बात है? हम लोगों को नहीं, आप इसको अपने नजरिए से देख रहे हो, अपने नजरिए से, किसी भी नजरिए से देख रहे हो, लोगों को जगाया
किस बात के लिए जगाया कि 70 किस बात के लिए सेक्युलर पार्टीज ने आपके साथ ये कहना कि तुम सड़क पे उतरो, मरना जीना तो अल्लाह के हाथ में है, ये उकसाना नहीं तो क्या है? देखिए, इसमें दो राय है ही नहीं। जीना मरना जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, ईश्वर के हाथ में। आप मानते नहीं मानते कि आपके हाथ में? अगर अल्लाह चाहे कि आपको उठा ले तो क्या डॉक्टर बचा सकता है आपको? नहीं बचा। पर मैं अगर सड़क पर ये बोलूं कि बाहर निकलो, मरना जीना, मरना जीना तो ईश्वर के हाथ में है, महादेव के हाथ में है, आओ सड़कों पे निकलो, दो हाथ हो जाएगा, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, उन्होंने ये कहा कि दो हाथ हो जाएगा, उन्होंने ये कहा दो हाथ हो जाए, उन्होंने क्या कहा? जीना मरना अगर अल्लाह के हाथ में, बेशक जागो, अपने वोट का इख्तियार यूज करो और वोट दो ऐसे लोगों को जो तुम्हारे लिए लड़ते हैं। ये जगाना है किसको? सुधांशु त्रिवेदी, ये जगाने की बात है। धर्मेंद्र मलिक, ओके, सुधांशु त्रिवेदी, नहीं बनाया। सुधांशु, हम जा रहे मुसलमानों को लीडर बनाने, क्योंकि दूसरी जो पार्टियां है ना, उनको मुसलमानों के वोट चाहिए अमीश भाई, मगर मुसलमानों के लिए कुछ करना नहीं है। प्रॉब्लम लेकिन मुसलमान को सड़क पे उतारकर मरना जीना अल्लाह के हाथ में डालकर आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। सुनिए जी, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। वारिस पठान सुधांशु जी आपको बोलता जा रहा है कि वारिस सुधांशु त्रिवेदी, अब इस देश में ऐसा होगा कि लोकतंत्र पर धमकी तंत्र हावी होगा। इस देश में ऐसा होगा, मोहब्बत है, मोहब्बत है, जिसको लगेगा कि उसके अनुसार कानून नहीं बन रहा, वो सड़क पे उतरेगा, वो सड़क पे उतरेगा और यही सब तमाशा करेगा। आपने देखा ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं कि शाहीन बाग बनवा दूंगा मैं दोबारा उत्तर प्रदेश के अंदर। सुनिए, देखिए जो ओवैसी कह रहे हैं वारिस पठान, अगर आप किसानों की बात मुझे बताइए कि शाहीन बाग में वायलेंस हुआ था, किसान ने, हम तो संविधान के दायरे में रहकर कर रहे थे हमारा आंदोलन। आंदोलन कर रहे थे पीसफुल वे में। कहाँ वायलेंस हुआ बताओ? कहाँ वायलेंस हुआ अमीश भाई? शाहीन बाग में कहाँ वायलेंस हुआ था? नहीं हुआ था। आप गलत इल्जाम लगा रहे हो यार। अमीश भाई गलत पठान साहब बहुत देश के सामने आपको, आप लगातार बोल रहे हैं भाई, अब दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए वारिस पठान साहब। अब सुनिए, किसानों ने क्या कहा? साल तो खामोश बैठे, बाजार पे भरोसा नहीं साल खामोश थे, अब तो बोलने दो। अरे भाई क्या तरीका है? आप ये भाषण नहीं, तकरीर नहीं है जनाब, ये डिबेट है। अब आप बोल चुके अपनी बात, तो मैं बोलूं? ठीक। अब देखिए, किसानों ने क्या कहा? उन्हें बाजार पे भरोसा नहीं है, उन्हें सरकारी मंडी पे भरोसा है, सरकार के दामन पे भरोसा है, बाजार पे नहीं। एक बार आप कहिए कि आपको भी सरकार के दामन में महफूज हिफाजत महसूस होती है, तो हम आपकी बात पर भी विचार करने को तैयार हूं। और जो कुछ ओवैसी ने कहा अमीश भाई, मैं आंशिक रूप से उससे सहमत हूं। मैं भी ये कहना चाहता हूं, मुसलमानों जाग जाओ। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां 1931 के सेंसस में भारत की साक्षरता दर 8%, उत्तर प्रदेश में 7%, सैयद मुसलमानों में 24% थी। जहां 1947 में तुम ब्यूरोक्रेसी में 20% थे, जहां पर एक से एक आलिम फाजिल मुसलमान होते थे उत्तर प्रदेश में। चाहे मजरू सुल्तानपुरी हो, शकील बदायूनी हो, कैफी आजमी हो, बड़े बड़े शायर होते थे, बड़े बड़े राष्ट्रभक्त होते थे, अशफाक उल्लाह खां हो, या नौशेरे का शेर ब्रिगेडियर उस्मान हो, या खेमकरण का शेर अब्दुल हमीद हो। इधर उधर की बात ना कर। हो गया मुसलमानों, ये बता तुम्हारे सामने अबू सलेम, छोटा शकील, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और तुम्हारी साक्षरता दर राष्ट्रीय प्रतिशत के ठीक है। ऐसे ही लोगों ने तुमको गरीबों, गुर्बत, मुफलिसों, मजलूमियत और जहालत में ढकेला है। इसलिए मैं कहता हूं मुसलमानों, खड़े हो जाओ, अपनी हकीकत को समझो कि इन्होंने तुम्हारे लिए बर्बादी का यह मंजर मुस्तकबिल किया है। इससे बाहर निकलो तो तुम्हें हकीकत में समझ में आएगा कि सबका साथ, सबका विकास। ठीक है धर्मेंद्र मलिक, वो ऐसे इंटेलेक्चुअल भी पैदा होंगे। सुधांशु मैं आप करूंगा दोबारा। मैं धर्मेंद्र मलिक, जब किसान आंदोलन चल रहा है और पीछे भी शाहीन बाग ने आपका समर्थन किया था, तो अब अगर शाहीन बाग का मूवमेंट खड़ा होता है तो धर्मेंद्र मलिक आप लोग भी तो समर्थन कर देंगे? नहीं, मैं समर्थन करने का फैसला करने वाला कौन होता हूं जी? ये तो हमारे जो नेता है वो इसका जवाब दे सकते हैं, या जो बड़े लीडर्स हैं, वो अलग मसले हैं, ये अलग मसले हैं। आप दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपकी धर्मेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने तो वो कानून भी नहीं पढ़ा, लेकिन नहीं मैंने इन्हीं दोनों को साथ जोड़ दिया गया है। धर्मेंद्र मलिक, इन्हीं को साथ जोड़ दिया गया है। नहीं, वो तो अपनी बात है। देखिए, वो तो एग्जाम्पल की बात है। जो कानून हमने पढ़ा ही नहीं, जिस कानून के बारे में हम जानते ही नहीं, हम उसका समर्थन अभी कैसे कर देंगे जी? पॉइंट है आपकी बात के अंदर।
धर्मेंद्र मलिक, मेरे साथ इस समय राकेश टिकैत जुड़ रहे हैं एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। राकेश टिकैत, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे मन में कई सारे सवाल हैं, इस देश की जनता के मन में भी कई सारे सवाल हैं, और मैं पहला सवाल इस देश की तरफ से आपसे पूछना चाहता हूं, और वो सवाल नंबर 1 ये है टिकैत साहब कि इस देश के प्रधानमंत्री ने आपके हित में, किसानों के हित में, राष्ट्र के हित में आपकी जो डिमांड थी, तीनों काले कानून जो आपकी भाषा में आप कहते थे वो वापस लिए जाएं, वो वापस ले लिए। लेकिन उसके बाद भी जो पहली प्रतिक्रिया आई वो ये आई कि अभी तो ये आंदोलन बंद नहीं होगा। तो क्या समझा जाए? उस टाइम पे 4 डिमांड थी जी, ये जानकारी आप कर लो। एमएसपी, 3 काले कानून, पुराली और बिजली अमेंडमेंट बिल। जब 2 पे सहमति होगी और आप सब लोगों ने कहा कि आपकी आधी डिमांड पूरी होगी, आप सब लोगों को याद है या नहीं है? है याद? जी जी जी, मेरे को याद है, सारी बात याद है, आप अपनी बात को रखिए। है याद? बिल्कुल मुझे याद है, आप अपनी बात को रखिए। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। तो जब वहां अंदर बात होती थी हमारी 11 दौर की, तो इस पे सहमति नहीं बन पाई कानून पे, तो हमने कहा कि भाई इसको छोड़ दो, जिन चीजों पे सहमति बन जाए उसको, उस चैप्टर को आगे ले लो, एमएसपी ले लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एमएसपी पे हम बात नहीं करेंगे, एमएसपी पे हम 3 बिल के बाद में फाइनल हो जाएगा, उसके बाद में हम एमएसपी पे बात करेंगे। वो छोड़ दी थी। और उस टाइम पे ये चीज भी तय हुई थी कि एमएसपी और 3 कानून रूप पे जब बातचीत हो जाएगी, 2 पे हमने कर दी, 2 पे और हमारी सहमति जब बन जाएगी, तो मतलब आप चाहते हैं कि एमएसपी पे कानून आ जाए और एक कमेटी बनेगी। एक मतलब उस टाइम पे अगर बातचीत हमारी सहमति बनेगी, 11 दौर की बातचीत में तो कोई नतीजा नहीं निकला। अब उसके बाद प्रधानमंत्री ने कई दौर की बातचीत के बाद फिर फैसला ले लिया। बात सुन नहीं रहे जी, मैं तो सुन रहा हूं। अरे बात तो सुन रहे भाई, अरे बात तो सुन, बात सुन। ये हुआ था कि जब इन पर सहमति बन जाएगी, आंदोलन समाप्त हो जाएगा, एक कमेटी बन जाएगी उसी टाइम पे, जो और मामले होंगे वो कमेटी में तय होते रहेंगे। 2 महीने में, 3 महीने में कमेटी की और भारत सरकार की बातचीत होती रहेगी, और जो भी मामले होंगे उसमें सोल्व होते रहेंगे। तो हमारी आज भी बात यह है कि जो भी आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए, जो आंदोलन के दौरान 750 लोग शहीद हुए, उनकी बात कर लो, भारत सरकार बातचीत शुरू करे। बिल्कुल सही बात है आपकी कि आंदोलन के दौरान जितने लोग, जितने किसान शहीद हुए, उनकी भी बातचीत होनी चाहिए। मैं तो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं टिकैत साहब, और मुझे उम्मीद है कि आप उसका जवाब देंगे। आंदोलन के दौरान 26 जनवरी की भी घटना हुई थी, जब कई पुलिस वाले वहां पर हताहत हो गए थे, तो बात तो उनकी भी होनी चाहिए। अगर हम पुरानी बातों को ही घेर के बैठेंगे तो समस्या का निदान नहीं कर पाएंगे। अब जब प्रधानमंत्री ने एक कदम आगे बढ़ाया है, और बड़ा कदम आगे बढ़ाया है, तो आपको नहीं लगता कि समाधान निकलना चाहिए? और समाधान इसलिए जरूरी है कि जनता देश की परेशान हो रही है। पिछले 1 साल से आपने उन इलाकों के लोगों को लगभग बंधक बना रखा है। कह रहे हैं कि समाधान निकल, अरे हमने तो कल भी चिट्ठी भेजी उनको, समाधान निकलना चाहिए, डिमांडें बढ़ाकर बात तो करने टेबल पे बैठ के। वो तो वे बताएंगे ना डिमांड छोटी है या बड़ी है। ये सारी डिमांडें थी, वो कमेटी की भी बात हुई, वो तो जब सरकार बैठेगी तो उसको बता देंगे, वो जवाब दे देगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि सारे टीवी चैनल को जो टास्क दिया जाता है, एक ही क्लास के पढ़े हुए सारे निकल के आते हैं, और सारों का एक ही क्वेश्चन है, यही सबका एक ही क्वेश्चन है। बातचीत पे कोई तैयार नहीं है। एक बार भारत सरकार के मंत्री देखिए, आपको राकेश भाई, मेरा आपसे परिचय आज का तो है नहीं, शायद 15 साल 20 साल पुराना है। आपको शायद मीडिया ने पिछले 1 साल में जितना दिखाया होगा, ताउम्र उतना नहीं दिखाया। आपकी मीडिया से काफी शिकायतें रहती है, रहनी चाहिए। आप अपनी शिकायतों का पिटारा खोलते रहिए, कोई दो राय नहीं है। आप भी अपनी बात को रखते रहिए, आप अपने दिल की बात को रखिए, हम भी अपना सवाल पूछते रहेंगे। हमारा तो एक ही टास्क है, हम जनता के सवाल पूछते हैं। मैं तो उस जनता के लिहाज से सवाल पूछ रहा हूं जिसे तकलीफ हो रही है, जिनकी सड़कें बंद कर रखी हैं। अब आप मुझे बताइए ना,
उनके लिए क्या है? अब आप कह रहे हैं कि पराली जलने के ऊपर भी कोई किसी पर केस नहीं होना चाहिए। ये प्रदूषण का सामना तो आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, मेरे बच्चे भी करेंगे, आपके बच्चे भी करेंगे। उसमें किसकी गलती है? वो ठीक बात है। अब आप उस पर भी, पुराली पे भी सुन लो। आज तक भारत सरकार और साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, बगैर पुराली के धान कैसे पैदा होगा, ये किसकी गलती है? वो धान बता दो हमको, बगैर पुराली के कैसे होगा? बगैर माँ बाप के बच्चा कैसा होता है वो बता दो आप हमको। ना बिना माँ बाप के बच्चे की तो कोई बात ही नहीं है। देते हैं आन के, चावल बढ़िया होगा, चावल बढ़िया पैदा होना चाहिए, चावल खाने में बढ़िया लगेगा, लेकिन बगैर पुराली के हो भाई। पुराली का क्या करें हम? ना देखिए बगैर पुराली के धान पैदा क्यों नहीं होगा? आज तक साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? आपने ये भारत सरकार क्या कर रही है? आपने राकेश भाई बड़ा सुविधा के अनुसार एग्जांपल दे दिया। आपने बोला बिना माँ बाप के बच्चा कैसे पैदा होगा। कोई बिना माँ बाप के बच्चे को पैदा करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन कोई ये भी नहीं कह रहा कि 9 महीने कोख में बच्चा ही रखा जाए वो पैदा होगा, और 9 महीने के बाद 10वें महीने दूसरा बच्चा पैदा हो जाए। वो भी ऐसे भी हल नहीं निकल सकता ना। वे कह रहा कि चावल पैदा कैसे होगा वो बता दो। अच्छा, बगैर पुराली के चावल पैदा कैसे होगा, उस पर साइंटिस्ट आज तक कर क्या रहे हैं? लेकिन देखिए आप, मुझे लगता है कि टिकैत साहब, ये एक सवाल देश के मन में है और सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे पब्लिक सवाल पूछ रही है कि आप अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं। यानी पहले आप कानून वापस कराना चाह रहे थे, लेकिन अब आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ये एक ऐसी चीज हो गई है, जिस बच्चे को पहले उसने मांगा एक बड़ा खिलौना उसको दे दीजिए, उसको बड़ा खिलौना मिल जाए, लेकिन अब वो कह रहा है कि नहीं मुझे इससे काम नहीं चलेगा, मुझे दूसरा। ये तो बाल हट है। आप गलत प्रचार चलाते हो, सारे मीडिया गलत प्रचार चला रहे हैं। कैसे? हमने ये कहा कि उस टाइम पे भी 4 डिमांड थी, फिर सुन लो जी, ध्यान से सुन लो। फिर बड़ी डिमांड क्या थी आपकी? करोगे गलत। आपकी बड़ी डिमांड मतलब ये तो ये बात हो गई कि हमारी एक डिमांड मानी जाए। अगर 4 में से 2 डिमांड भी नहीं मानी जाएगी तो फिर 1 साल तक चक्का जाम रहेगा। सुनते हो नहीं, अपनी बात लग रही है, किसी की सुनोगे? मैं तो सुन रहा हूं आपकी। 4 चीज उस टाइम पे भी थी, 2 चीजों पे सहमति बनेगी, 2 रहेगी थी। कानून वापसी होगा, एमएसपी पे वे बातचीत कर रहे हैं। आपने बोली सहमति बनेगी, वे बातचीत से क्यों ढार रहे हैं? और एक कमेटी बनाने की बात करी थी भारत सरकार, एक कमेटी बनाए जो अच्छा, और मामले होंगे। सीट बिल रखा हुआ है, आप का नारा था राकेश जी, 10 साल पुराना ट्रैक्टर है। जी सर, अब मैं सवाल पूछूं? जी मैं पूछूं सवाल? बताओ राकेश जी, आप ही का नारा था जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अब कानून तो हो लिए वापस, घर वापसी कब होगी? मैं ऐसे पूछ लेता हूं सवाल। एक किताब में अंदर पूरा किताब रहती है, 700 पेज की, 600 पेज की, 200 पेज की। किताब का नाम एक रहता है। अच्छा भाई, वे फिर उन्होंने 2 कानूनी क्यों वापसी ले लिए थे? एमएसपी की बात पहले से है, पहले से थी। एमएसपी की बात 2011 से, जब ये मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अपनी कमेटी में एक भारत सरकार को एक अपना ड्राफ्ट सौंपा था, एक कमेटी सौंपी थी, और उसमें इन्होंने कहा था कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। आज अपने ही कानून को, बने हुए ड्राफ्ट को लागू कर दें, कहां दिक्कत है उसमें? राकेश जी बेसिकली हमने ये कहा कि बातचीत करो। राकेश जी बेसिकली आप कह रहे हैं कि आप अपनी ये डिमांड भी अब सड़क घेर के ही मनवाएंगे, ये डिमांड भी मानी जाएगी तभी आप उठेंगे, ये कह रहे हैं आप? ये मानूं मैं इस बात? हम ये कह रहे हैं कि बातचीत तो सरकार करें, बातचीत तो सरकार करें। ठीक है, लेकिन आपने एक रास्ता दिखा दिया। किसान बैठे, 750 किसान शहीद हो गए जी, लेकिन आपने एक रास्ता दिखा दिया। 750 किसान शहीद हो गए। जी जी जी, आपने एक रास्ता दिखा दिया टिकैत साहब। ओवैसी, जिसको आप चचा जान कहते हैं, भाई जान कहते हैं, कुछ आप कहते हैं, तो वो ओवैसी साहब कह रहे हैं जैसे वो तो बीजेपी का है भाई, मैं नहीं कहता। ये तो बीजेपी का चचा जान है, इनकी दोनों की तो एक ही घुंटी है। लेकिन अच्छा, मतलब ओवैसी बीजेपी के चचा जान है, लेकिन वो कहते हैं जैसे किसान का कानून वापस कर दिया, वैसे मुसलमान अगर सड़क पर आएगा, अब नहीं आएगा तो कब आएगा, वो सड़क पर उतरे और सीए का कानून भी वापस हो जाए। बताइए। अच्छा, वो आपका साथ दे रहे थे इस कानून में। ये कोई जातियों का मामला है? अरे ये इसमें कोई जातियों का मामला, हमने तो पहले ही कहा कि अब चुनाव आ गए, अब हिंदू मुस्लिम और जिन्ना आएगा, लेकिन जनता को संभल कर रहना। ये जिंद आएंगे बाहर, इनसे संभल कर रहना जनता को, और अपना किसान। पर ये जिन्ना तो सब समाजवादी पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है।
बताइए। ये कह रहा है कि ये आओगा, ये आप ही लेकर आओगे इनको, लेकिन ये सारी चीजें आएंगी अब, क्योंकि चुनाव है सिर्फ तो सिर्फ ये जिसको आप चचा जान कहते हैं वो नहीं, अब तो महबूबा मुफ्ती भी कह रही है कि 370 भी हट जाए किसान कानून के बाद। अब बताइए। मैं कह रहा है कि ये तो अब आएंगे नहीं, 370 महबूबा मुफ्ती उनका क्या मतलब? मैं कह रहा कि हमारा क्या मतलब इन चीजों से, ये तो चुनाव है, आप सब लोग और ये सरकार लेकर आएगी अब इनको। पर महबूबा मुफ्ती तक आंदोलन चलने क्यों दिया? एक साल तक आंदोलन चलने क्यों दिया? मतलब वो भी सरकार की गलती है। चलिए हम इस वाले पे सुनो, हम किसान वाले इशू पे हैं जी, जो उनसे आप ले जाना चाहते हो, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारे से आप किसान का क्वेश्चन करो, उसका क्वेश्चन करो। मैं तो किसान ही का सवाल पूछ रहा हूँ, किसान के कानून से जोड़ के 370 और इसको देखा जाए। किसान नहीं हो सकते, आप उस मुद्दे पे क्यों लेकर जाना चाहते हो? हम उस पर ये मुद्दा देश का मुद्दा बन गया है। सवाल है वो जिसका है वो करेगा। हम नहीं बना रहे, ओवैसी बना रहे हैं, महबूबा मुफ्ती बना रही है, महबूबा मुफ्ती बना रही है, वो आपको बधाई दे रही है। कौन बनाएगा? आप बनाओगे। हमने तो आपके मुद्दे को भी बनाया सर, दिन रात सरकार, हमने तो आपके मुद्दे को भी बनाया, दिन रात इस पर खबर चलाई। हाँ तो ठीक है, हम तो हर मुद्दे को बनाते हैं। हमारे से एग्रीकल्चर पे बात करो, आप उस पर बात करो। चलिए मैं एग्रीकल्चर, अब आप कह रहे हैं एग्रीकल्चर की बात कर लेता हूं, मैं एग्रीकल्चर की बात करें तो आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री ने इस बात से तो आप सहमत होंगे कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया, बड़ा कदम उठाया। हाँ, बड़ा दिल दिखाया प्रधानमंत्री ने, लेकिन 750 किसानों को भी तो जो शहादत है उनको भी तो उनको लेकर जाना पड़ेगा ना, उनको ही। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा टाइम पे हुई है, हम सारा श्रेय उन्हीं को देते हैं। राकेश जी, जब इतना बड़ा कदम प्रधानमंत्री ने उठाया तो क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों की तरफ से भी एक कदम उठना चाहिए? अरे हम तो उठा तो रहे, और क्या उठवाओ भाई हमारे से, हम उठा तो रहे, हमारे से बातचीत तो कर लो। कमेटी बन जाएगी, आप उठ जाएंगे? का बात ना करो, अंटक से ढा करना बात है जी। मैं कह रहा हूं कमेटी बन जाएगी तो आप उठ जाएंगे? अरे वो तो सरकार को बताएंगे, हम आपको क्यों बतावें? सरकार जब बात करेगी उसको बताएंगे सरकार को। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आ रहा है, किसानों की महापंचायत आप लगातार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हम चुनाव की बात करेंगे जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। अच्छा, जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव, लेकिन आप तो पहले ही कह चुके हैं, कि बीजेपी को हराना है। सरकार बहुत का, आप तो पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी को वोट की चोट देनी है। तरफ जा रही है ना सरकार, अब सरकार समाधान की तरफ जा रही है ना, अब सरकार जा रही है ना समाधान की तरफ। अब ये समाधान हो जाने दो कुछ किसानों के। चलिए, तो आप भी चाहते हैं कि समाधान हो जाए? समाधान होना चाहिए। कब तक? क्या दिसंबर के महीने से पहले हो जाएगा समाधान? जब तक सरकार बातचीत नहीं करती, जब तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत, बेबाकी के साथ देश के हर सवाल का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू एज वेल। थैंक यू सो मच राकेश टिकैत। और अब वक्त है निष्कर्ष का, और आज का निष्कर्ष यही है कि सरकारें जो भी फैसला लेती हैं उसके दूरगामी परिणाम होते हैं, और शायद इस फैसले से भी यही है। नमस्कार।